इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम लाइव जाएं आपके पास लाइव नोटिफिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडो नेपाल लाइव। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। इंडो नेपाल लाइव की खास पेशकश ये है हमारे विधायक जी में। आज हम बात करते हैं नरकटिया विधानसभा के राजद विधायक डॉक्टर शमीम अहमद। आइए इस स्पेशल कार्यक्रम में आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं उनके निवास स्थान स्वास्थ्य केंद्र खैरवा से। जानते हैं डॉक्टर शमीम साहब से पूरी बात। आज हम एक ऐसे विधायक की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे विधायक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो शायद आपको थोड़ा सा अटपटा लगे, समझ में नहीं आए, लेकिन ये सत्य है, ये उतनी ही कड़वा सत्य है। वो बात ये है कि विधायक तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन एक ऐसे विधायक की दिनचर्या जो लोगों की सेवा से शुरू होती है और लोगों की सेवा पर ही, जनमानस के सेवा पर ही दिन की दिनचर्या समाप्त होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य मैंने इसलिए कहा कि डॉक्टर शमीम बाद में विधायक, पहले चिकित्सा के क्षेत्र में पूर्वी चंपारण में सभी लोगों के स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के दिलों पर राज करने वाला एकमात्र ऐसा विधायक जो अमीर गरीब सभी प्रकार के लोगों की तमाम सारी सुविधाएं लगातार 2 दशक से करते आ रहे हैं अपने स्वास्थ्य केंद्र खैरवा के माध्यम से। इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों ने विधायक को देखा होगा, लेकिन वैसे विधायक को नहीं देखा होगा जिनकी दिनचर्या शुरू ही होती है लोगों के बीच से, लोगों के लिए, और समाप्त भी होती है लोगों के बीच तक। यानी ये कहा जाए कि इनकी रूटीन में शामिल है कि सबसे पहले ये शुरू करते हैं तो अपने ट्रैक सूट में ही होते हैं और गले में हला होता है और अपने हॉस्पिटल में घुसते हैं जहां तमाम ऐसे मरीज लोग हैं जिनकी हालचाल लेते हैं और उन्हें जरूरत की तमाम वो सारी चीजें प्रदान करने के लिए अपने कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हैं। उसके बाद शुरू होता है इनकी अपनी दैनिक दिनचर्या की रूटीन। उसके बाद पुनः अपना काम संपन्न करके फिर वो निकल चलते हैं पब्लिक के बीच, यानी अपने विधानसभा में उन तमाम सारी योजनाओं की जानकारी लेने कि क्या कुछ मैंने किया, क्या कुछ करना बाकी है। इसलिए मैंने कहा कि शुरुआत भी लोगों से, अंत भी लोगों तक। अब आइए हम जानते हैं डॉक्टर शमीम अहमद से पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या कुछ दिया इस नरकटिया विधानसभा को। आइए उनसे ही जान लेते हैं। पहले इंडो नेपाल लाइव की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अब हम आते हैं नरकटिया विधानसभा में आपके द्वारा किए गए लगातार कार्यों के बारे में। हम नहीं, ये पूरे यहाँ की आवाम जानना चाहती है कि आपके द्वारा क्या कुछ किया गया और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आने वाली आपके रूटीन में शामिल है, आने वाले आपके कार्यकाल में शामिल है, क्या कुछ और बेहतर होना है। ये तमाम सारी चीजों के बारे में आप थोड़ी जानकारी दें। 2015 में चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल होने के बाद हम लोगों का सरकार महागठबंधन, जब हम लोग साल भर सरकार में थे, उसके बाद मैंने विधानसभा का समीक्षा किया और यहाँ पे मैंने देखा कि 1 दर्जन के लगभग रोड जो 2008-9 में 8-9 15 की
इलेक्शन जीता। 8-9 में जो रोड बाकी रह गया और वो नहीं बन पाया, इसमें सारे ठेकेदार पैसा लेकर के इधर उधर चले गए। मैंने इस बात को प्रमंडलीय स्तर बैठक मुजफ्फरपुर में मैंने रखा माननीय मुख्यमंत्री को, और ये उस वक्त से लड़ाई लड़ते लड़ते ये साल भर से इस पर काम दर्जनों रोड पे काम लगना शुरू हो गया, जिसमें गोड़िया फुलवार उठते हुए बराबर बॉर्डर तक ये लोग उसी का पाठा जटिया ललुआ से निमैया, इस तरह के दर्जनों रोड से जटवा चौक से चितरैया, इस तरह के दर्जनों रोड। उसके बाद से जब मैंने देखा बहुत सारे गांव वंचित, मैंने इसको समीक्षा किया। न कहीं विधानसभा में इसकी बात रखी गई थी, न पूर्व के विधायक द्वारा कोई कदम उठाया गया। मैंने देखा कि रोड कैसे बनेगा, पर लगातार विभाग में जाने के बाद वैसे ऐसे रोड जहाँ पे कहीं से जाने का रास्ता नहीं था, हमारे बनकरवा प्रखंड में खासकर मजिरवा से फतेहपुर होते हुए पपैया घाट और धूमनगर ऐसे गांव, निमरिया से खाना ऐसे गांव लोगों को वंचित रखा है। वंचित इसलिए मैं कहूँगा, मैंने देखा अध्ययन किया, मान लीजिए जहाँ से जिसको वोट मिला था उसी परसेंटेज में लोग काम किया। तो मैंने ये देखा कि इस तरह करने से इस क्षेत्र की विकास नहीं होता। मैंने इस सारे रोड, सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि ये थी जब हम लोग सरकार में होती, तो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और उस वक्त पथ निर्माण मंत्री, मैंने लखौरा से मटियारवा नरकटिया होते हुए मटियारवा बॉर्डर था, PWD की बहुत ही जर्जर स्थिति में, मैंने उनसे 5 मिनट के अंदर आयल मंगवा कर उस पर उन्होंने दस्तखत करते हैं। और उसी वक्त उन्होंने बोले, हमारे माननीय तेजस्वी यादव बोले पथ निर्माण मंत्री के रूप में, सारे विधायक जितने भी हैं हर साल एक रोड कम से कम हमको दे, PWD से PWD में जाकर के जुड़े। मैंने दूसरा रोड NH 28 से जटवा घाट होते हुए चहलाहा तक दिया, रंभावा तक दिया। ये रोड ही बन जाए, जब भी बाढ़ आती है सारे कनेक्शन उधर पड़ जाए, और एक रोड अगर ऊंचा करके बना दिया जाता है तो ये बाढ़ की स्थिति नहीं है, वो लगभग पास हो गई। और टेंडर प्रक्रिया दूसरी उपलब्धि ये है कि कहीं पे यहाँ पे खास करके बंजैया, बनकटवा और बिजली के क्षेत्र में यहाँ 5 ग्रिड मैंने लगातार विधानसभा में क्वेश्चन खास करके लड़ाई लड़ते लड़ते मैंने 5 ग्रिड यहाँ बनवाया अपने विधानसभा, और लाइन की प्रक्रिया लगभग ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैंने जब देखा यहाँ पर विधानसभा समीक्षा करा, बगल के ब्लॉक का छावड़ा लगा, यहाँ पे एक कृषि भवन आया था। मैंने देखा 2010 की योजना, 10 या 12 की योजना है, लेकिन जमीन तक कहीं नहीं था और कागज में ये बन चुका। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया कि मेरा कृषि भवन कागज में चल क्या हो गया, और पदाधिकारी इसका पैसा खा गया, संवेदक खा गया। तो जब मैंने विधानसभा में इसको क्वेश्चन लाने के बाद वहाँ से मिस्त्री और मजदूर ला करके लगातार समाधान में बैठ करके 3 महीने के अंदर उन्होंने तैयार करके विधानसभा को ये बताना पड़ा कि मैंने बना दिया। लेकिन ये बनाने का मैं बार बार कहता हूँ, जब विधानसभा में क्वेश्चन होता है तब हमारे पदाधिकारी के यहाँ पर ये और दिनों में क्या करते हैं। अगर कोई विधानसभा में मामला नहीं जाए इसका मतलब है कि घोटाला हो जाएगा। ये बात उजागर करते रहना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि समाधान ब्लॉक में किसी पदाधिकारी के पास ऑफिस नहीं थे, BDO CO एक ही रूम में कागजात भी रखे जाते थे। मैं गया देखते थे तो आपस में
एक पटजात दूसरे पटजात से लड़ाई होता है। मैंने इसको अध्ययन किया, सिर्फ जमीनी विवाद तो बंटवारा भी किया है, ब्लॉक बंटवारा किया, कोर्ट बंटवारा किया, फिर भी झगड़ा जारी है। तो इसका खत्म करने का एक ही तरीका है, जब तक रजिस्ट्री बंटवारा नहीं होगा तो नहीं खत्म होगा। इसमें मैंने देखा तो सरकार के तरफ से 10 से 12% रुपया टैक्स लिया। मैंने इस मामला को विधानसभा में लाया कि अगर हम रजिस्ट्री बंटवारा आपसी कर रहे हैं तो इसमें सरकार को इतना टैक्स देने क्या हो, और ये इम्प्लीमेंट होगा। ये नरकटिया विधानसभा की तरफ से मैं पूरे बिहार वासियों को मैं कैसे देता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा ये उपलब्ध आपके विधायक ने एक काम करा। पॉलीथीन जो देखते थे हम जहाँ जाते थे, सारे नाला एक तरफ से जाम दिखाई देते थे। तो मैंने विधानसभा में बताया कि नाला पॉलीथीन जो जाम हो रहा है, पॉलीथीन क्यों नहीं बनते, तो बदले में दूसरा कुछ सामान आता है। सदन में इसकी आवाज आते उठाई, सरकार ने गंभीरता से और जितना भी पुराना गाड़ी सब बिहार में चलता है, 18 साल 20 साल 25 साल का गाड़ी, और कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड पॉल्यूशन की जो पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, इसको खत्म करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली चला रहे हैं, ऐसी बात है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो गाड़ियाँ जितना भी दिल्ली बम्बे महाराष्ट्र जितना भी कहीं से जब रिटायर हो गया उसको बिहार लोग लेके चला, इस पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा तो लोग स्वस्थ नहीं रहते। इस तरह की बहुत सारी मैंने काम नहीं कर पाया, बहुत मलाल रह गया। सबसे पहले तो रियल बैंक जो लड़ाई में लड़ा और वे आश्वासन में है, लेकिन 3 साल 2-2.5 साल आश्वासन में हो गए, लेकिन अभी तक इंजीनियर उसको नहीं देख पाया आकर के कैसे उस पर काम हो। तो इस पर लड़ाई अभी जारी है। पकड़िया घाट 2 प्रखंड को जोड़ता है, और बार बार मैंने विधानसभा में शून्यकाल प्रश्न के दौरान मुख्यमंत्री से मिल करके इस बात को रखा, ये 2 प्रखंड को जोड़ता है, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं होता है। और एक मैं रोड लखौरा से गिरती बाजार होते हुए PWD तक बड़ा शांत है, चाह रहा हूँ कि PWD पर कन्वर्ट हो। जब तक ये PWD में कन्वर्ट नहीं होगा, जाम की समस्या के हर गांव में विकास कार्य हो, और हमारे RWD का रोड जो है जब ओवर ट्रक जब चलता है सारे रोड को तोड़े, तो ये PWD में कन्वर्ट करके बड़े बड़े रोड। दूसरा रोड ये है खैरवा से आदापुर तक, तीसरा जनता चौक से आदापुर तक, और छावड़ा धामों से महल के बड़ा काम। यानी अगली बार नेतृत्व मिलती है तो इन तमाम सारी चीजों का आप उसमें काम करेंगे। सुंदरपुर घाट पे आरसीबी का ये सारे अभी बाकी का ये कार्य करा करके आपके नेतृत्व में बेहतर ऐसी क्या ऐसी चीजें आप जो प्लान बना के रखे हुए हैं कि हम नरकटिया को दूसरी बार नेतृत्व आपको तीसरी बार अगर मिलती है तो क्या कुछ बेहतर करने की प्लानिंग आपके अंदर चल रही है? सबसे मलाल ये रहता है कि 5 साल पहले वर्क मिला, इसमें हम लोगों को सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर देना, क्योंकि स्वास्थ्य आदमी के लिए ही कुछ कर पाने का तमन्ना है। स्वास्थ्य की सेवा में हम लोग पीछे रह गए, तो डॉक्टर जहाँ तक होना चाहिए, यहाँ ग्रामीण इलाके में शहर में 3,000 रुपये एक डॉक्टर और देहात में 18,000 रुपये एक डॉक्टर, सरकारी जो आंकड़ा है इस तरह से वो भी मिलते नहीं, वो भी लोग रेगुलर नहीं रहते। ये इस तरह की, और दूसरी शिक्षा का स्तर जिस तरह बिहार में मिला है, ये बहुत ही लगता है कि निंदनीय बात कही है जो भी कही है। और जितना खर्च शिक्षा पे बजट का 26% चला जाता है पैसा सिर्फ शिक्षा, लेकिन उसका उपलब्धि मुझे नहीं लगता। अगर प्राइवेट संस्था नहीं होता और लोगों के पास पैसा नहीं होता तो शायद यहाँ शिक्षा को नाम पर कोई चीज ही नहीं रहती। ये बहुत ही मलाल लगता है। विधायक अपने क्षेत्र में स्कूल नहीं बनवाता, जो स्कूल चल रहा है उसको सुचारू ढंग से नहीं करता है, कहीं कहीं तो भवन ही नहीं।
मैंने इलेक्शन में जब गया घोड़मलवा एक गाँव है मंजरिया में, तो वहाँ जब मैंने गया लोगों कहा कि वहाँ वोट नहीं होता। मैंने वहाँ पहुँचा तो देखा कि उसके घर में ईवीएम रखा हुआ। कार्यकाल के दौरान डॉक्टर शमीम अहमद साहब से मैंने बात की कि आपके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हम नहीं बल्कि पब्लिक जानना चाहती है कि आपके द्वारा किस तरह के किन कार्यों का संपादन किया गया। इस संबंध में डॉक्टर शमीम साहब ने बताया कि हमारे द्वारा तो लगभग सैकड़ों कार्य कराए गए। खास तौर पे इनका इस दौरान फोकस रहा सड़कें जो बदहाल थी उसको बनाना, बिजली अंधेरों की में रात गुजारने को विवश थे नरकटियावासी, इस पर इन्होंने काम किया। साथ ही बहुत ऐसी जो यातायात की जो चीजें जो यहाँ व्यापक रूप से और बिल्कुल ही अहमियत वाली जो सड़क थी उसको हमने कनेक्टिविटी दिया। साथ साथ बहुत ऐसी चीजें थी जिसको मैंने सुचारू रूप से नरकटिया विधानसभा वासियों को मैंने दिया। इनका कहना है कि मुझे इस बात की खुशी है कि जो जहाँ सुदूर इलाका था, देहाती क्षेत्र था, यहाँ बहुत ऐसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, रोड सड़क तमाम सारी चीजें नहीं थी, वो सारी चीजों को मैंने पूरा कराया। लेकिन फिर वही इनका कसक भी है, इन्हें मलाल भी है कि सब कुछ है लेकिन शिक्षा की दुरुस्त व्यवस्था नहीं है। इनका यह भी मानना है कि यहाँ ऐसे दर्जनों ऐसे गांव हैं, कस्बाई क्षेत्र हैं जहाँ पे कहीं विद्यालय नहीं है तो कहीं भवन ही नहीं है तो कहीं जमीन नहीं है। यानी कुल मिला के इन्होंने स्वास्थ्य तो दिया, रोड तो दिया, लेकिन सबसे मूल जो चीजें हैं इंसान के जीवन में वो शिक्षा पूरी तरह से तैयार नहीं है। वही इनका कहना है कि अगली बार जो हमारे नेतृत्व में जो सरकार बन रही है वो बिल्कुल ही हम उन तमाम सारी चीजों पर भ्रष्टाचार से लेके वो तमाम सारी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार पर हम अंकुश लगाएंगे। साथ ही इनका मानना है कि नरकटिया विधानसभा के बहुत ऐसे मुख्य मार्ग हैं, जो मार्ग हैं उसे मुख्य मार्ग में जोड़ दिया जाए ताकि नरकटिया विधानसभा के तमाम कस्बाई क्षेत्रों से या गांव से होकर के मुख्यालय में एवं राजधानी में जाने के लोगों को काफी सुविधा हो। वही इनका यह भी कहना है कि अगली बार हमारी नेतृत्व मिलती है तो वो जनता की तमाम सारी जो चीजें अपेक्षित चीजें हैं उसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा। अब आइए चलते हैं, हम जनता से जानते हैं कि क्या कुछ किए डॉक्टर शमीम साहब इस क्षेत्र के लिए, इस विधानसभा के लिए। आइए चलते हैं नरकटिया विधानसभा के तमाम सारे लोगों से जानते हैं कि आपके विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने क्या कुछ किया इस क्षेत्र के लिए, इस आवाम के लिए, इस जनता के लिए। सबसे पहले मैं अपने विधायक को का शुक्रगुजार हूँ कि हमें इतना अच्छे विधायक मिले। और कार्य का जहाँ तक बात है कि ये डबल इंजन की सरकार थी, 1.5 साल सरकार चली और 1.5 साल में हमारे विधायक जी ने जितना बन पाया उतना सड़क का निर्माण वाला कार्य पूरा किया। और अभी भी सड़क निर्माण शिलान्यास का कार्यक्रम हो ही रहा है। मतलब एक दिन में लगभग 3, 4, 5, 6 ऐसे रोड हैं जिनको मतलब एकदम जरूरत समझा जा रहा है। किए गए कार्यों से कितनी संतुष्ट है आप? हम लोग तो यहाँ छड़ादानो प्रखंड के हम लोग हैं 110% उनसे हम लोग खुश हैं, इनके व्यवहार से खुश हैं, इनके कार्य से खुश हैं और इनके हर मतलब किए हुए तरीके से। कुछ लोग का मानना है कि कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्षी कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन अगर सरजमी पे आके देखें तो फिर समझ में आएगी कि पहले जो हमारे विधायक थे वो 5 साल के पूरे रीजन में एक बार भी क्षेत्र का भ्रमण तक नहीं करते थे। और ये हमारे जो डॉक्टर शमीम अहमद जो विधायक हैं अभी प्रेजेंट में, इनका सबसे बड़ी खासियत ये है, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये कम से कम साल में एक गांव में 3 से 4 बार जरूर जन तक जाकर उनके हित का बात करते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं। लोगों का मानना है कि ये पब्लिक के बीच बहुत कम रहते हैं, ऐसे में क्या कहना है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कम से कम साल में 3-4 बार ये पब्लिक के बीच में जाकर उनका दुख दर्द को समझने का काम करते हैं। मैंने पहले क्या नाम है? मेरा नाम जावेद शाह हुआ, मैं छड़ादानो प्रखंड से हूँ।
किस तरह को उन्होंने काम किया अपने नेतृत्व में, क्या कुछ दिया यहाँ के विधानसभा के लोगों को, आप जैसे लोगों को क्या सुविधाएं दी इन्होंने अपने कार्यकाल में? नरकटिया विधानसभा बहुत सुंदर क्षेत्र था। इनसे पहले बहुत लोग विधायक थे जो इस क्षेत्र को अनदेखी कर चले कि उन्होंने 2015 में चुनाव जीते, तब से इस क्षेत्र को हर रोड में जोड़ दिए। कुछ रोड बाकी है, वो भी काम होगा। इनके कार्यकाल में इनके काम से जनता बहुत संतुष्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रेमचंद यादव, हम कटवा प्रखंड से। आप लोग संतुष्ट हैं, क्या कुछ कहना है आपके अपने विधायक के कार्यों के बारे में? नरकटिया विधानसभा से सबसे पहले मैं विधायक जी को अभिनंदन करता हूँ। और नरकटिया विधानसभा से जितने भी जनता है सब खुश है, क्योंकि सब प्रशंसा करते हैं। स्वास्थ्य से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए और सभी विधायक जी बताए हैं। और जब जनता की बात है, जहाँ भी जनता की जरूरत पड़ता है वहाँ पर माननीय विधायक जी पहुँचते हैं। हम लोग को भी विधायक जी कहते हैं तो हम लोग भी पहुँचते हैं। जैसे शादी ब्याह हुआ और सभी कोई मर भी जाता है, वहाँ तक भी पहुँचने का इन्होंने काम करते हैं। बहुत से सारे हम लोग विधायक देखे हुए हैं, लेकिन मिलने के लिए विधायक जी से कभी फुर्सत नहीं होते हैं। लेकिन ये विधायक जी हमारे सभी से मिलते हैं, या दलित समाज हो या माई समाज हो, जो भी है सबसे मिलते हैं। और इनके काजकाज जो भी है, अभी हम लोग ने मटर चौक से जो एक गरीब तक रोड जा रहा है, उनको भी शिलान्यास किए हैं। ऐसे 12-14 जो है शिलान्यास, मैंने इनके किए गए कार्यों से आप लोग पूरी तरह सहमत है। 110% यहाँ जनता इनके साथ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भाग्यत राम है और दलित समाज से आते हैं और दरपा पंचायत समिति से। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम लाइव जाएं आपके पास लाइव नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव में। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। चलिए इंडो नेपाल लाइव की दूसरी स्पेशल खास पेशकश नेताजी चले जनता के द्वार, इस कार्यक्रम के तहत आज हम मौजूद हैं केसरिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर मंतोष कुमार सहनी। आइए चलते हैं इस खास पेशकश में इनके आवास से नेताजी चले जनता के द्वार में, जानते हैं क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं इनकी यहां से लेकर जनता के बीच पहुंचने की, क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ प्लानिंग है। आइए हम जानते हैं डॉक्टर मंतोष कुमार सिंह से। अब एक पेशे से चिकित्सक हैं, फिर भी आपने एक मूड बना लिया, एक मन बना लिया है। न सिर्फ मूड और मन बनाया है, पब्लिक के और आवाम के बीच पहुंचकर लगातार जनसंपर्क अभियान में अंधाधुंध दिन रात आप सर्वस्व न्यौछावर करके लोगों के बीच पहुंच करके, और ये माननीय नीतीश कुमार के दिए गए और किए गए कार्यों का लोगों तक पहुंचा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। ऐसी क्या आपके अंदर आई जो लगातार आप चिकित्सा के क्षेत्र से अलग हट के फिर जनसंपर्क अभियान में
तुल दिए हुए हैं और लगातार लगे हुए हैं, पूरी बात बताएं। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं ये रुचि जो है राजनीति का, वो हम अपने पिताजी से प्रेरित होकर जो है इस राजनीति के क्षेत्र में जो है आए, और अचानक ये सब नहीं हो रहा है। मैं लगातार कई वर्षों से जनता दल यूनाइटेड का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और लगातार पार्टी के कार्यों को लेकर सक्रिय रहता हूँ। जहाँ तक चुनाव में आने की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विजन रहा है शुरू से, और विशेष करके अति पिछड़ा समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार काम किया है। मेरा मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के बाद में अगर कोई बिहार में अति पिछड़ा का नेता है या अति पिछड़ा के हक हुकूक की लड़ाई लड़ने वाला कोई व्यक्ति है तो वह है जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी। मैं नीतीश कुमार जी के संदेशों को पूरे केसरिया विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा रहा हूं। आज जो विकास की नई गाथा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में चल रहा है, एक नई कहानी चल रही है, इसको मैं जन जन तक पहुंचा रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वह रोजगार का क्षेत्र हो, प्रत्येक मामलों में जो है जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे हैं। और इन्हीं सारी बातों को लेकर फिर से चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम लोग इन्हीं सारी बातों को लेकर जनता के बीच में लगातार कैंपेन कर रहे हैं, और लगातार जनता का अपार समर्थन स्नेह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों में दिख रहा है। और इस उत्साह को देखते हुए अब कहीं से यह अतिशयोक्ति नहीं है कि आने वाला समय जो स्लोगन निकाला गया है प्रदेश से 2020 फिर से नीतीश, वह चरितार्थ होने जा रहा है। लोग हाथों हाथ जदयू के कैंडिडेट को ले रहे हैं, जदयू के प्रत्याशी को ले रहे हैं, नेता को ले रहे हैं। लोगों में बहुत ही अधिक उत्साह है सरकार के कार्यों के प्रति, सरकार का जो दृष्टि है लोगों के प्रति। डॉक्टर साहब, इस दौरान टिकट को लेकर के कितनी संतुष्ट हैं आप, और टिकट को लेकर के जो आपकी उम्मीदें हैं वो किस तरह की हैं, और आपको सुप्रीमो से आश्वासन किस तरीके से मिला है, आप अपने आवाम को ज़रा बताएं। देखिए सर, मैं नीतीश कुमार का सिपाही हूँ और मैं नीतीश कुमार के संदेशों को लेकर केसरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत में जा रहा हूँ। शीर्ष नेतृत्व का मुझे निर्देश मिला कि मैं सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुँचाने के लिए केसरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत में कैंपेन करूं। मैं लगातार कैंपेन कर रहा हूं। हमारी दावेदारी अति पिछड़ा समाज के तरफ से है, क्योंकि हम लोग अति पिछड़ा समाज का नेतृत्व भी करते हैं। हम जनता दल यूनाइटेड अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष भी हैं। तो मुझे ये भरोसा है, चूँकि अति पिछड़ा के सर्वमान्य नेता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और जब मुझे निर्देश मिला है केसरिया विधानसभा में काम करने का, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी अति पिछड़ों को इग्नोर नहीं करेंगे। और साथ ही साथ मैं यह आप लोगों को बताना चाहता हूं कि केसरिया विधानसभा क्षेत्र में अति पिछड़ों की आबादी सर्वाधिक है। मैं जिस समाज से आता हूं उस समाज के लोगों की भी आबादी सर्वाधिक है, और पूरा समीकरण हम लोगों के ऊपर फिट बैठ रहा है। और मुझे उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को निश्चित रूप से क्षेत्र का नेतृत्व, केसरिया विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका प्रदान करेंगे। धन्यवाद। मैं ये देख रहा हूँ कि खास तौर पे काफ़ी युवा वर्ग पूरी तरह न सिर्फ समर्पित है, बल्कि जोश और जुनून के साथ लगातार दिन रात लगे हुए हैं। वैसे जुनूनी, वैसे जुझारू, वैसे यूथ से हम जरा जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है डॉक्टर मंतोष कुमार सहनी के अंदर
जिसकी वजह से आप लोग दिन रात लगे हुए हैं इनके साथ जनसंपर्क अभियान में। आइए, कुछ मेरे साथ युवा हैं, मैं जानता हूं क्या कुछ खास है डॉक्टर मंतोष कुमार सहनी के अंदर। आइए, कैसा लगता है आपको? इनके साथ भ्रमण कर रहे हैं, लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर में सुबह शाम आप लोग लगे हुए हैं, तो कैसा लगता है, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप बताएं? हम लोग बहुत ही अच्छे अनुभव कर रहे हैं, लगातार कैंपेन के साथ जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अगर नीतीश कुमार ने ये टिकट दिया तो हम लोग 10 बजे दिन में ही इस चुनाव को जीत लेंगे। आइए, मैं एक जो युवा तुर्क हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा लगता है कि लगातार भ्रमण में ये युवा साथ दे रहे हैं, बताएं। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी अगर टिकट दिए तो हम लोग निश्चित तौर से ये चुनाव जीत सकते हैं। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। अब हम चलते हैं इंडो नेपाल लाइव की दूसरी खास पेशकश के दौरान। नेताजी चले जनता के द्वार, यानी अब यहाँ से राजनीति सफ़र कह लीजिए, लोगों से आशीर्वाद मांगने अब निकल पड़े डॉक्टर मंतोष कुमार सहनी। अब यहाँ से ये डायरेक्ट केसरिया विधानसभा जाएंगे, जहाँ वहाँ लोगों से मिलकर आशीर्वाद लेंगे और लोगों को पूरी तरह ये विश्वस्त और आश्वस्त करेंगे कि अगर आपने मुझे नेतृत्व दिया तो मैं केसरिया की सीरत और सूरत को बदल दूंगा। ये मेरा वादा नहीं बल्कि एक विश्वास है। तो आइए चलते हैं अब केसरिया विधानसभा में। तैयारी जो है कल्याणपुर विधानसभा से हो रही थी और लगातार हम पार्टी स्तर पर चाहे निःशुल्क सेवा हो, हर स्तर पर जो है हम तैयारी अपने कल्याणपुर से ही कर रहे थे और अपना बायोडाटा भी कल्याणपुर में ही जमा करवाए। और बायोडाटा केसरिया विधानसभा के इलेक्शन परिभ्रमण के दौरान डॉक्टर मंतोष कुमार केसरिया विधानसभा के सेढ़ा मठिया स्थित शिव मंदिर में माथा टेककर बाबा भोले का इन्होंने आशीर्वाद लिया। यानी ये कहा जाए कि इस चुनावी परिभ्रमण के दौरान लोगों को आशीर्वाद के साथ साथ जहां भी मंदिर या जो भी स्थान देवता का स्थान है वहां भी माथा टेककर और वहां भी मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे नेतृत्व की शक्ति दे और इस विधानसभा से मुझे नेतृत्व का क्षमता देकर के मुझे जिताएं। इस दौरान ये इस शिव मंदिर में आकर के इन्होंने माथा टेका। उसके बाद इस गांव में फिर इन्होंने जनता का परिभ्रमण किया। नेताजी चले जनता के द्वार, इस खास पेशकश में आज डॉक्टर मंतोष कुमार सहनी जी के साथ मैं केसरिया विधानसभा में परिभ्रमण के दौरान मैं इस गांव में पहुंचा हूं, जहां आप हुजूम देख रहे हैं। लगभग सैकड़ों की तादाद में ये हुजूम ये डॉक्टर मंतोष कुमार सहनी के लिए पहुंची है और मंतोष कुमार सहनी को जानने पहुंची है, मंतोष कुमार सहनी के विचारों से अवगत होने पहुंची है। तो आइए अब जान लेते हैं इस गांव के कुछ बुजुर्गों से, कुछ युवाओं से क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर मंतोष कुमार सहनी की उम्मीदवारी को लेकर के। आइए हम जानते हैं। डॉक्टर मंतोष कुमार सहनी जी के बारे में आप कुछ बताएं, कैसे नेता हैं, क्या है, उनके बारे में हमें बताएं। जी, मैं ऐसे मंतोष जी के बारे में तो अभी परिचय हुआ है। जैसे मेरा गांव घर नरुला हुआ और आज आए हैं चुनावी क्षेत्र में, बहुत बार परिचय हुआ है। लेकिन इतना तय है कि जो एनडीए का उम्मीदवार मेरे यहाँ आएगा हम लोग उसका आपको अच्छा लगता है, कैसे क्या लगता है? मंतोष कुमार सहनी जी का आगमन हुआ, हम लोग एक एकत्रित पार्टी से है, जिस पार्टी से हम पार्टी भी अच्छा है, हमारे नेता भी अच्छा है, नजदीक है। हमको जो काम पड़ेगा हम नजदीक जाकर कहेंगे, वो सुनेंगे, मेरा काम करेंगे। सबसे काम अच्छा है, पार्टी कोई अच्छा बुरा नहीं होता, काम करेंगे, जो काम करेंगे वही अच्छा। यानी आपके हिसाब से डॉक्टर मंतोष जी काम करेंगे और बेहतर नेता हैं। हाँ।
बेस्ट नेता है, अच्छा नेता है, मेरा नज़दीक है, सब किसी का सुनने वाले हैं, मेरा एक अकेला सुनने वाला नहीं है, सब किसी का सुनने वाले हैं, तब लोग इतना लोग एकत्रित हुआ है, एकजुट हुआ है सब लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कामेश्वर। कैसे नेता को आपको मतदान करना चाहिए, कैसे नेता को आपको वोट देना नेता मनसोज जी ठीक है, लेकिन जिस पार्टी से है वो पार्टी हम लोग को अच्छा नहीं लगता। चाहिए? यानी व्यक्तिगत व्यक्तिगत तो डॉक्टर ठीक संतोष है। कुमार अच्छे हाँ, हैं, बहुत लेकिन अच्छे हैं। सिंबल गलत है। हाँ, सिंबल गलत तो अच्छा क्यों है। गलत है सिंबल? हैं? क्यों गलत? नीतीश जी के नीति से अति कार्य करते संतोष जी ठीक है, हमको नजदीकी आदमी है, हम लोग का घर का आदमी है। इनके व्यक्तिगत प्रभाव से आप प्रभावित हैं, लेकिन पार्टी आपको अच्छा नहीं लगता है, नहीं लगता। तो किस पार्टी को आप पसंद करते हैं? आगे तो अब जिसको परफॉर्म करेंगे उसको वोट देंगे। नहीं, नीतीश को आप पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कौन सी पार्टी आपके हिसाब से है जो अच्छा काम कर रही है और अच्छा करेगी? पार्टी के बाद छोड़ दीजिए, संतोष जी हैं उनको हम लोग वोट देंगे। तो ये कहिए कि डॉक्टर संतोष कुमार साहनी जी को आप वोट देकर घर का आदमी बनाएंगे, हाँ, घर का आदमी है हमारा, उनको वोट देंगे। घर का काम करेंगे, नज़दीक के हैं, किसी भी पार्टी से आएंगे पार्टी अच्छा ये बात अच्छा है। आयल बानी हमने का वोट देहम से हमने का मदद करे वाला बानी से हमने के यहाँ सब पंच लोग सारा लोग पंच वालों यहाँ के वोट दे ठीक है। मदद में गाड़ी सब लोग वोट दे बानी से हमने क्या वोट दे हम सब। उम्मीदवार जो हैं संतोष कुमार साहनी जी, इनके लिए हम लोग तत्पर तैयार हैं, जो एनडीए के एथी से हैं इसके लिए हम लोग के हैं। यानी आप लोगों का पूर्ण समर्थन मिलेगा इनको? ओके है, पूर्ण समर्थन है इनके साथ। कैसे है? हैं? बढ़िया है। आप वोट इन्हें करेंगे पक्का? यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि यहाँ युवा वर्ग से लेके लगभग सभी वर्ग से मैंने बात किया, सभी लोगों से मैंने बात किया, तो ये लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर संतोष कुमार की नेतृत्व अगर हमें मिलती है तो बहुत अच्छा रहेगा। इनके विचारों से अवगत हैं, इनके विचारों से सहमत भी हैं। आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल इंडो नेपाल लाइव। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। तो चलिए आज की इंडो नेपाल लाइव की विशेष पेशकश में हम बात करने जा रहे हैं। ये है हमारे भावी विधायक डॉक्टर कुमकुम सिन्हा। आज जानते हैं पूरी बात, पूरी दिनचर्या एवं इस खास पेशकश में आज इनके साथ हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ है इनके साथ खास, क्या है इनकी दिनचर्या खास, क्या है लोगों के बीच में ये जाने वाली एवं लोगों की दुख दर्द में शामिल होने वाली इस महिला का पूरा राज। वही हम बताते हैं कि इस डॉक्टर महिला की दिनचर्या कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके समाप्त होती है। इस कड़ी में सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर कुमकुम सिन्हा, जो पूर्वी चंपारण जिले के एक सुप्रसिद्ध महिला डॉक्टर हैं। उसके साथ जदयू की जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की हैं। ये एकमात्र ऐसी लेडी हैं जिले में जो महिला रह कर के भी पब्लिक के बीच, पब्लिक के हर सुख दुख में पहुंचकर, चाहे वो बाढ़ की त्रासदी हो या वैश्विक महामारी कोरोना हो, उन तमाम सारी चीज़ों में न सिर्फ लोगों तक पहुंचकर बल्कि अपनी जान की बाजी लगा करके भी, चाहे वो नाव के सहारे, बोट के सहारे या पानी में घुसकर अपनी प्रवाह किए बगैर लोगों तक पहुंचकर सभी लोगों को न सिर्फ उनका हालचाल जानती हैं बल्कि उनके सामने, उनके साथ रहकर उनकी पूरी चीज़ों का ध्यान रखते हुए राहत एवं सूखा राशन के साथ भोजन सामग्री भी उन तक पहुंचाती हैं। इतना ही नहीं, ये बाढ़ की त्रासदी के बाद आए संक्रमण की आशंका को लेकर के सभी तरह की बीमारियों को का
जन्म देने वाला इस संक्रमण से लोगों को गांव-गांव में जाकर यह कैंप के माध्यम से सभी गरीब एवं सभी तरह के मरीजों को अपने तरफ से निःशुल्क दवाइयां, निःशुल्क जांच, उतना ही नहीं बल्कि ये खाद्य सामग्री भी उन तक पहुंचाती आ रही हैं। 24 घंटा आपके लिए सोचिए, वो एक तरह से हर तरह से क्या बोलते हैं कमजोर पड़ जाएंगे और उनकी हौसला आम जनता बिहार की ही है, जिसके लिए टुकड़ी टाके वो 15 साल आपको देखे हैं। आपको भी ईमानदारी से ये 1 महीना उनको दिख रहा है और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से खुद भी मतदान देना है और दूसरे से भी मतदान दिलाना है। कहीं विरोधी किसी को दौड़ाता है। हम डॉक्टर कुमकुम सिन्हा की अब दिनचर्या की बात करें, जान के आपको ये हैरत होगी कि ऐसी एकमात्र लेडी हैं कि इनकी दिनचर्या इतनी व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी ये इनका सबसे जो पसंदीदा चीज़ है, सबसे इनकी जो आस्था है, ये ईश्वर पर ये बहुत ही भरोसा करती हैं। न सिर्फ भरोसा करती हैं बल्कि ये व्रत और त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। फास्टिंग रह करके भी अपने काम एवं कर्तव्य के बीच जुनून इनका एक अहम जीवन का अंग बन चुका है। डॉक्टर कुमकुम सिन्हा सबसे पहले दिन की शुरुआत योगा से करती हैं, उसके बाद पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद वो अपने आवास पर उनका जो क्लिनिक है, उनका जो हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, वहाँ मरीजों की देखभाल कर उनकी जांच के साथ साथ ये अपना हॉस्पिटल का सारा काम संपन्न करने के बाद 11 बजे के आसपास ये पब्लिक के बीच पहुंचती है। अपने नरकटिया विधानसभा 12 में लोगों के साथ प्रत्येक दिन का इनका रूटीन है, क्रमशः सभी गांवों का दौरा करना, सभी लोगों से मिलना और कैंप के माध्यम से सभी लोगों तक दवा, निःशुल्क जांच, ये तमाम सारी चीज़ें उनको मुहैया कराना उनका यह मुख्य कार्य है। वही डॉक्टर कुमकुम सिन्हा के बारे में, उनके कार्यों के बारे में हम बात करें तो डॉक्टर कुमकुम सिन्हा ये आप बिल्कुल ही ये कह सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण की एक जीवंत प्रमाण है। एक महिला होने के बावजूद पूरे जिले में जो इनका मेहनत है, इनका जो परिश्रम है, जो इनकी कार्यशैली है, वह बिल्कुल ही अपने आप में एक अनोखा है। अब इनकी इन तमाम सारी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए पहले डॉक्टर कुमकुम सिन्हा सिर्फ डॉक्टर कुमकुम सिन्हा थी, लेकिन 2007 में जदयू की पार्टी ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराया। उसके बाद उनके कार्यों को देखते देखते, उनकी जिम्मेवारियों को आगे बढ़ाते हुए उन्हें पहले जदयू की डॉक्टर चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद आज के डेट में डॉक्टर कुमकुम सिन्हा को जदयू पार्टी ने न सिर्फ महिला जिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है बल्कि नरकटिया विधानसभा 12 का इन्हें विधानसभा प्रभारी भी बनाया गया है पार्टी के द्वारा। ये महिला बखूबी अपने जिम्मेवारी को, अपने कार्यों को पूरी कर्तव्य एवं कर्तव्य परायणता के साथ निर्वहन करती आ रही हैं, जो आज के जमाने में और आज के समय में एक नारी एवं एक महिलाओं के लिए बिल्कुल ही सबक है। इस आपदा में भी आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो किस तरह उन गरीब और उन बेसहारा लोगों को आपने बाढ़ की त्रासदी में लोगों को किस तरह से आपने उन्हें बचाया और किस तरह से आप उन सभी के बीच पहुंचकर बाढ़ की त्रासदी की आपदा सहायता राशि, वो तमाम सारी चीज़ें आपने प्रदान की। वो कैसा हालात था, वो कैसा मंजर था, वो कैसा दृश्य है, इन चीज़ों को भी आप पूरी बात बताएं। सेवा की भावना से ही मेरा लगाव हमेशा ग्रामीणों के साथ शुरू से रहा है। मेरी नर्सिंग होम भी उसी इलाके में है जो तिरवा का ही पार्ट है, और यहाँ भी बाढ़ आ जाता है जब पानी बढ़ता है तो। और रह गया बात कि जब तक तिरवा क्षेत्र में चूँकि 7 नदियों का मुख्य शुरुआत जो है नेपाल से होता है और उसका बीच का एक तराई पार्ट है, तो जब तक यहाँ की धरती रहेगी तब तक ले यहाँ तो बाढ़ आना जाना रहेगा। और बाढ़ की प्रकोप में मैं यहाँ पे लोगों को देखती हूँ कि किस तरह लोग परेशान हो जाते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम लाइव जाएं आपके पास लाइव नोटिफिकेशन
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव में। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। चलिए, इंडो नेपाल लाइव की इस खास पेशकश में आज हम बात करते हैं ओम प्रकाश चौधरी, भावी विधानसभा प्रत्याशी मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। आइए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत इनके आवास ओम प्रकाश चौधरी जी के आवास मोतिहारी स्थित रघुनाथपुर से हम शुरू करते हैं। आइए जानते हैं क्या इनकी विशेष रणनीति, क्या है इनके प्लानिंग, क्या है इनके जनता दर्शन की रूटीन। आइए पूरी बात इन्हीं से जानते हैं। क्या कुछ उम्मीद है इनसे, लोगों को इस पर ये खरा उतरेंगे, क्या कुछ ये बताते हैं। हम चलते हैं ओम प्रकाश चौधरी के पास। आइए हम बात करते हैं मोतिहारी विधानसभा के प्रत्याशी ओम प्रकाश चौधरी जी से हम बात करते हैं। क्या कुछ विशेष प्लानिंग है, क्या कुछ इनकी नई रणनीति है, कैसे ये विधानसभा के तमाम उन आवाम की दिलों पर ये कैसे राज करेंगे, दिलों पर कैसे ये अपना काम करेंगे, उनके जो सपने हैं उसको कैसे पूरा करेंगे। क्या कुछ इनके पास विशेष प्लानिंग है जिस पर ये खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जान लेते हैं क्या कुछ इनके पास प्लान है, कैसी इनकी रणनीति है जिसके तहत ये जनता के बीच जनता का न सिर्फ आशीर्वाद लेंगे बल्कि वहां के हुए अधूरे सपने को पूरी तरह साकार करने में सफल होंगे। आइए जानते हैं। ओम प्रकाश चौधरी वर्तमान में मोतिहारी विधानसभा 19 से आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में हूँ मैं, और यहाँ पे लगातार 4 टर्म से भाजपा के विधायक हैं और भाजपा के भी एमपी हैं, जो माननीय मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री। उसके बावजूद जितने भी वादे हुए, प्रधानमंत्री ने अपने से खुद कहा था कि हम इसके बाद आएंगे और मोतिहारी चीनी मिल का चीनी से चाय पीकर ही जाएंगे। मोतिहारी जो शहर का सौनिकरण है मोती झील, अभी तक कितना करोड़ों रुपए का बंदरबाट हो गया लेकिन उसका विकास नहीं है, पर्यटन स्थल नहीं बना। और जो शहर है मोतिहारी, आज तक पूरे शहर में कितना रुपया नगर के नाम पर लूटा जा रहा है, लेकिन कहीं नहीं, ना यहाँ नाला है, ना गरीबों का अच्छा कोई व्यवस्था है। जो भी सड़क है, जो भी नाली है, सब भरा पड़ा हुआ है। पूरा शहर नर्क बना हुआ है। मैंने घूमा है, देखा है। और लोगों का जो आवाज है कि इस बार इस सरकार को, डबल इंजन के सरकार को उखाड़ फेंकना है। और उसके साथ साथ जो भी नौजवान गरीब हैं, जो भी युवा हैं, सबका कहना है कि मोदी जी का कहना था कि जब हम सरकार में आएंगे तो प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों का रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। लेकिन नौकरी कौन देता है? जो बिजनेस है वो भी बंद होने की कगार पर है और लोग त्राहिमाम है। खास पेशकश के इंडो नेपाल लाइव में हमारी बात हुई ओम प्रकाश चौधरी जी से। अपनी बातों को बताते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4 बार से बीजेपी के नेतृत्व में ये पूरे मोतिहारी शहर आज भी पूरी तरह अपेक्षित है। विधानसभा में यहाँ किसी प्रकार की कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिसके चलते मोतिहारी को अपनी वजूद बचाने में अच्छा रास्ता दिखे। लगातार यहाँ के नेताओं के द्वारा इस मोतिहारी को बिल्कुल ही अनदेखी की गई, विकास से बिल्कुल ही अलग रहा ये पूरा मोतिहारी। यानी ये कहा जाए कि विकास से पूरा तरह अछूता रहा। वहीं उन्होंने कहा कि इन तमाम सारी योजनाओं को यहाँ सिर्फ 12 न्यारा हुआ, घोटाले हुए, लेकिन मोतिहारी जस का तस है, यहाँ की जनता जस की तस है। यानी यहाँ की नियति कहें या लोगों की दुर्दशा, आज भी लोग अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को जो मजबूर हैं। अगर मुझे सत्ता और नेतृत्व मिलती है तो मैं इन तमाम सारी चीजों को मैं हकीकत के रूप में, एक सेवक के रूप में बनकर दिखाऊंगा। भले ही यहाँ के भाजपा के बड़े से बड़े दिग्गज नेता इस मोतिहारी में आए और अपनी वादों की न सिर्फ पिटारा खोले बल्कि कई सारी चीजों, लोक लुभावन बातों को बताया, लेकिन अभी भी ये पूरे मोतिहारी विधानसभा पूर्ण रूपेण स्वास्थ्य सुविधाओं से पूरी तरह महरूम रहा है। अगर जनता का, यहाँ का लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं मोतिहारी विधानसभा को बिल्कुल मॉडल बना करके दिखाऊंगा। यहाँ की तमाम सारी जो योजनाएं हैं वो तमाम सारे, चाहे गरीब हो अमीर हो, एक समतुल्य लोगों पर मैं खरा उतर के मैं काम करूंगा।
क्या आपके लड़का इतने बड़े राजनीति में उतर गए हैं, किस तरह की उम्मीद है आप लोगों को, क्या कुछ कर रहे हैं, इनके काम से कितने संतुष्ट हैं, आप अपनी बातों में जरा सा बयां करिए। जब से जिला परिषद में गए और वहाँ से जीते और उप अध्यक्ष बने, तब से अपना क्षेत्र का संपूर्ण जो काम था सब काम करके दिखा दिए और सब लोग खुशहाल रहा। अब आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये अच्छा माहौल है। आज जहाँ भी जाते हैं तहाँ काम करने वाले हैं, काम करके दिखाएंगे, लोग का बहुत खुशहाली है। आपको इनसे क्या उम्मीद है? उम्मीद तो हमारा अच्छा है कि सब ही जनता मिलकर आगे निकाल लेंगे। प्रकाश चौधरी जी मोतिहारी विधानसभा के राजद प्रत्याशी बनाए गए हैं। ऐसे में हम बात करते हैं क्या कुछ योग्यता और उम्मीद के आधार पर ये मोतिहारी विधानसभा में लोगों के बीच पहुंचे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया इनके प्रति क्या है, आइए चलते हैं हम जनता के पास और जनता से ही खुद पूछते हैं कि ओम प्रकाश चौधरी क्या है इस विधानसभा के लिए और क्या कुछ खास कर पाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं। ओम प्रकाश सहनी जी का जब भी हम लोग नाम सुने हैं, 19 मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से जो उनको टिकट मिलने वाला है, तो यहाँ का जनता में बहुत ही अच्छा माहौल है, खुशहाल है। इसलिए खुशहाल है कि जो पहले से यहाँ का विधायक और मंत्री और सांसद रह चुके हैं, उनसे पूरा लोग छूत है, निराश है, क्योंकि उन लोग को मंसूबे पर वो लोग पानी फेर दिया। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इसलिए ओम प्रकाश सहनी के साथ पूरा लोग लगा हुआ है। जब से उनका नाम आया है कि मोतिहारी से वो खड़े होंगे, पूरा खुशी का माहौल है। हमारे खास करके महादलित बस्ती में, जैसे कि ये यहाँ 20 पंचायत है, बरौलिया है। कुछ जीत के जब आएंगे तो आपके यहाँ की विकास की स्थिति में कुछ बदलाव आएगी, कैसा लगता है आप लोग, क्या उम्मीद है आप लोग? बहुत बदलाव आएगी। उनका जो सोच है, उनका जो मानसिकता है, जो काम करते हैं, ऊपर बोलते नहीं है, काम करते हैं, काम करके दिखाते हैं। हमारे महादलित के ऊपर बहुत ही खुशहाली। कितना दिनों से लगातार आप सभी के बीच ये जुड़े हुए हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं? कम से कम ये तो जिला परिषद थे ना, उप चेयरमैन थे, तभी से बहुत काम करते हैं समाज के लिए। जो ऐसा कोई उनको दुखद हो, कोई समाचार ऐसे मिले तो वहाँ जाते हैं और लोग को दिलासा दिलाते हैं कि जहाँ आपका काम होगा, काम करके भी दिखाते हैं। जो भी उनका मतलब प्रॉब्लम हो दूर करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो हुआ सुरेश माझी। नेताजी बनम ओम प्रकाश चौधरी, तो हमनी खातिर सड़क बनवाएम, रोड बनवाएम, घर बनवाएम, गरीब के देखेम, स्कूल के देखेम, नौकरी दिवाएम। हमनी ला बहुत कुछ कैले बानी, फिर बहुत कुछ करे। हमनी के सब कोई के देखभाल करी ने। बहुत नेता हैं, चाहे दिलदार हैं, चाहे अच्छा आदमी हैं, हमनी खातिर बहुत कुछ करेम। सब कुछ करे खातिर हमनी के जीत जाएम तो सब कुछ करेम। ओम प्रकाश चौधरी हमनी के भाई होंगे, हमनी के बहुत कुछ करी ले करेम। हमनी के बाल बच्चा के चाहे सड़क, चाहे स्कूल, चाहे रोड, चाहे सब कुछ बनवाएम। अगर ये मेरा चैनल आपको ये खास पेशकश अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना भी न भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडो नेपाल लाइव। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। चलिए आज इस खास पेशकश में नरकटिया विधानसभा के विधायक डॉक्टर शमीम अहमद से हम जानते हैं पिछले 5 सालों में इनके द्वारा किए गए विधानसभा के तमाम उन सारे कार्यों का, जिस कार्यों के लिए जनता के बीच भरोसा एवं आश्वासन पर डॉक्टर शमीम अहमद कितने खर्रा उतरे और क्या कुछ लोगों के बीच ये कर दिखाया है इन्होंने। आज हम जानते हैं इन्हीं की जुबानी।
तो चलिए चलते हैं डॉक्टर शमीम अहमद नरकटिया विधानसभा के विधायक के पास। विधायक जी, बहुत सारे लोगों का सवाल यह भी है कि आपके कार्यकाल में कोई विकास का काम नहीं हुआ, मूलभूत सुविधाओं से बहुत ऐसे जगह हैं जो पूरी तरह अपेक्षित हैं। तो पिछले 5 सालों में क्या है आपके काम का मुख्यतः रिपोर्ट आप बताएं। नरकटिया विधानसभा की आवाम जानना चाहती है कि डॉक्टर शमीम विधायक ने क्या कुछ किया नरकटिया विधानसभा के लिए। सबसे पहले लोगों ने 2015 में मुझे ये पद दिया। उसके बाद से मैंने जब विधानसभा की समीक्षा बैठक की तो यहाँ पे मैंने देखा कि दर्जनों रोड जो 2008-9 से लोग ठेकेदार और पैसा लेकर के यहाँ से चले गए थे। एक कार्य अधूरा था, उसमें बड़े बड़े रोड थे, 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर तक रोड थे और इसमें 1 दर्जन के लगभग रोड थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि बनकटवा प्रखंड के 1-2 रोड का नाम मैं गिना दूँ। बनकटवा रोड में मैं गोड़िया से बिरती बाज़ार होते हुए मटियारो बढ़रवा बॉर्डर तक और उसी का पार्ट 1 पार्ट 2 खरजकिया तक ये रोड जीर्ण शीर्ण में था और बिरती बाज़ार पर लगभग 5 से 3 से कीचड़ आता था। तो ये कार्य हुआ। इस तरह के बेला जीतपुर सुंदरपुर से मजीरवा तक रोड हुआ। फिर वहाँ से पचरुखा से लमौनिया, सिमरा स्टेशन से मुखलिसपुर तक, इस तरह के दर्जनों रोड थे जो अब बन करके तैयार हुए। कुछ उसमें से बाकी है लेकिन टेंडर प्रक्रिया उसका हो गया है, काम हो रहा। बाकी MMGSY से मैंने सैकड़ों रोड को बनवाया जो सारे वंचित टोले थे, उनको भी मैंने GTSNY से जुड़वाने का काम किया। तो हर जगह काम मेरा हो रहा है। अब आप जा कर के क्षेत्र में आप देख ले। सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि जब 15 में हम लोगों की सरकार बनी तो उस टाइम में महागठबंधन की सरकार बनी और उस वक्त उप मुख्यमंत्री हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे और पथ निर्माण मंत्री भी थे। तो उनसे मैंने मिल करके लखौरा से नरकटिया होते हुए मटियारवा बॉर्डर तक उन्हीं का देन है कि ये रोड बना। या नरकटिया की राजधानी पिछले 5 साल से अभी भी न सिर्फ दम तोड़ रही है बल्कि पूरी तरह सुविधाओं से वंचित है। यानी ये कहा जाए कि नरकटिया बाजार जो सरकार को इतना बड़ा राजस्व देने वाला फिर भी पूरी तरह समस्याओं के अंबार में दम घुट रहा है नरकटिया का। वहाँ न ही पेयजल की व्यवस्था है, न ही कोई मूत्रालय की व्यवस्था है, न ही लोगों की समुचित व्यवस्था है, न ही लोगों की एक लिए एक रैन बसेरा एक अदद है। यानी ये कहा जाए कि नरकटिया की राजधानी पूरी तरह बदहाल है। अभी तक आखिर आपके द्वारा इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया और क्यों क्या कुछ नहीं हो पाया है, इस संबंध में आप बताएं। मैंने पहले ही बताया कि लखौरा से नरकटिया होते हुए मटियारवा बॉर्डर तक पानी रोड एकदम जर्जर स्थिति में था और नरकटिया का मेन जो रोड था उस पर लगभग 3 फीट 2.5 फीट पानी लगा रहा था। तो ये मेरी लड़ाई जारी रहेगी और मैं इसको बनवा कर कराऊँगा। दूसरी लड़ाई ये है कि रक्सौल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तो प्रमंडल स्तरीय बैठक में मैंने इस बात को रखा था, उस वक्त हम लोग सरकार में थे, तो मैंने इस बात को रखा था कि नरकटिया विधानसभा में कोई रोड बने या नहीं बने, लेकिन एक रोड रक्सौल का बन जाना चाहिए। उस वक्त से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ कि रक्सौल में भी एक रोड जाने के लिए, अनुमंडल में जाने के लिए कहीं से रास्ता नहीं था, तो वो भी बनने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि बाढ़ में हर जगह जा कर के घूमना ये बहुत ही कठिन कार्य है। और वो लोग एक दिन हम लोग जाते हैं, एक दिन घूमते हैं तो हम लोग को कितना परेशानी लगता है। जो वहाँ पे 3-3 महीना 4-4 महीना उस पानी के अंदर घिर करके रहता है लोग, उन लोगों की क्या तबाही होती है। और घर में पानी घुसा हुआ है, दूसरे जगह शिफ्ट होकर के रहना बहुत ही दुखदायक बात है। और मैंने इस बात को विधानसभा में उठाया था कि परिवहन विभाग से पैसा लिया जाता है लेकिन उसको बस स्टैंड कहीं भी नहीं दिया गया है। मैंने इसको पूरे बिहार स्तर पर मैं इस मामला को उठाया कि बस स्टैंड आप बनाइए, कहीं पे व्यवस्था ठीक नहीं है।
अगर बारिश होता है तो सामान भेजता है, और रात में अगर कोई आ गया तो वो जान धो देता है। अगर बाहर से कमा उमा के आया मजदूर तो उसको जान धोना पड़ता है। तो मैंने इस मांग को गंभीरता से उठाया। दूसरी बात ये है, आपसी ज़मीन विवाद बहुत होता था। मैंने इसको जब अध्ययन किया तो उसमें रजिस्ट्री बंटवारा पे पैसा सरकार लेते थे, तो वो पैसा मैंने सरकार विधानसभा में इस मामला को उठाया कि सरकार को पैसा लेने का क्या औचित्य है। जब हम आपसी बंटवारा कर रहे हैं तो उसमें सरकार को पैसा लेने की क्या औचित्य है। तो ये कार्य मैंने विधानसभा में पुख्ता रखा और वो भी पास हो गए। तो इस तरह के सारे कार्य हुए। कार्य कम नहीं हुए हैं, जा कर के हर जगह मैं अपने विधानसभा में छावड़ा दानों में ब्लॉक नहीं था, वहाँ ब्लॉक बनवाया। उस वक्त सरकार में जब थे तो माननीय मंत्री सरवन बाबू थे, तो उस वक्त मैंने उनसे बैठ कर के कहा कि मेरा होम ब्लॉक है और वहाँ पे बैठने के लिए ब्लॉक नहीं है, आप ब्लॉक का ऑर्डर करिए। तो मैंने उसका ऑर्डर करवा करके वहाँ बन गया, बन के तैयार हो गया। दूसरी बात यह है कि मैंने छावड़ा दानों को अनुमंडल का दर्जा दिलाने के लिए इस मांग को मैंने उठा दिया है। क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस है, ब्लॉक है, सिंचाई विभाग का ऑफिस है, इंस्पेक्टर ऑफिस है, थाना है। जब सारी आर्ता पूरी करती है तो यहाँ पे पनाल एक एक रोड PWD में हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये दूसरा रोड मैंने दिया था NH 28 से जटवा घाट होते हुए रामगढ़वा तक, तो ये भी उसी वक्त का प्रक्रिया किया हुआ है, मैंने ये भी बनने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि बंजरिया बाढ़ क्षेत्र इलाका है और वहाँ पे अच्छे खासे ज़मींदार लोग भी हैं, लेकिन घर नहीं बना पाते थे। क्योंकि नदी का कटाव किधर से कब हो जाए, उधर 5 से 6 नदियाँ गुजरती हैं। तिलावे नदी गुजरती है, पसा नदी, बंगरी नदी, सिकराना नदी, इस तरह के दर्जनों, तिलावे नदी, इस तरह के एक आधा दर्जन नदियाँ गुजरती हैं। तो उस डर से लोग घर नहीं बनाते थे। तो मैंने वहाँ विचार रखा, बात रखा, और जल संसाधन विभाग के थ्रू मैंने 10 से 15 वहाँ पे गांव निरोधक कार्य बेड वार का काम मैंने करवाया और लोगों में अब दहशत कम हुआ है। उससे बन जाने से गांव का कटाव नहीं हो पा रहा, तो इस काम मैंने करवाया। वहाँ पे बाढ़ जब आया तो मैंने हमेशा 17 में भी बाढ़ आई, फिर 19 में भी बाढ़ आया, फिर अभी बाढ़ आया, लगातार बाढ़ आते रहता है। तो वहाँ पे मेरा मांग ये था कि सबसे पहले तो बाढ़ वाला एरिया में आप पिच नहीं बनाए, अलकतरा वाला रोड नहीं बनाए, जो भी वो PCC बने, तब जा कर के वहाँ काम करेगा। नहीं तो ऊंचा रोड करके सभी कनेक्टिविटी गांव को ऊंचा कर दिया जाए कि बाढ़, चूँकि जब से दुनिया है तब से बाढ़ आता है, कोई अभी नई बात नहीं है, तो ये होता रहे। दूसरी मेरी लड़ाई ये है कि यहाँ बॉर्डर छावड़ा दानों में तियर डैम था, पहले अंग्रेज़ के टाइम में तियर डैम था। तो उस वक्त से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि उस पर प्रसाद यादव जी से मिल करके उस रोड को बनवाया। और वहाँ पे एक रोड और है जो बैकुंठवा जाती है, नरकटिया से बैकुंठवा, वो रोड भी पास करवा दिया है मैंने। अब बाकी वहाँ पे जो अंदर का कार्य है, जो मुखिया वार्ड वालों को करना है, तो उन लोगों को गंभीरता से ले करके करना चाहिए। जब से हम निर्दलीय में 2010 से जब मैं घूमता हूँ इलेक्शन में, तब से मैं देख रहा हूँ कि अंदर गांव में जो भी नली गली है सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो ये बहुत ही दुखदायक है। यानी पब्लिक के द्वारा लगे आरोप पर इंडो नेपाल लाइव की टीम डॉक्टर शमीम अहमद से जानकारी ली, तो इन्होंने अपने द्वारा किए गए कार्यों की झड़ी लगा दी। यानी इनका कहना यह है कि लगातार तमाम सारे बिंदुओं पर सूक्ष्मता से न सिर्फ संज्ञान लिया गया है, बल्कि तमाम सारी चीज़ों पर काम किया गया है, चाहे वो रोड की बात करें या सड़क की बात करें या बाढ़ग्रस्त इलाका के सुदृढ़ीकरण की बात करें।
तमाम सारी वैसी चीज़ों को जो सुदूर देहातों में जिन मूलभूत सुविधाओं की जो घोर अभाव था, उन तमाम सारी चीज़ों पर मेरा लगातार दौरा होता रहा है। उन सब सारी चीज़ों का भी मेरे द्वारा नेतृत्व में काम किया गया है। अब वही बात जो कुछ अवशेष बाकी है नरकटिया विधानसभा की विकास की, तो अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो उन तमाम सारी चीज़ों पर मैं खरा उतरूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। उन लोगों को विकास नहीं चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए। तो आखिर आप लोगों ने ऐसे लोगों को वोट दिया क्यों? उसी तरह भरमा कर पैसा पर लोग वोट लेते हैं। आप ही आए हैं, आप ही 2 लाख सीटी है, आप ही को वोट मिलेगा। जगत काम है वहाँ के पावर बा जैसे अगर रुआ घूमता रुआ पक्ष में हमने घूमता आ घूमे में तो एकदम सही बात घूमे में तो ये बात नहीं कही। स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव में। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। ये है हमारे विधायक जी आज इस खास पेशकश में आज हैं हमारे साथ इंजीनियर शशि सिंह। आज जानते हैं कैसे ये अपने घर आवास से जनता के बीच पहुंच रहे हैं और क्या कुछ जनता इनको किस गंभीरता के साथ ले रही है। हालांकि जनता का दर्शन तो लगातार आप कर रहे हैं, वहां से लगातार आप आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पे ये चुनावी समर को लेकर के नेताजी चले जनता के द्वार, ये हमारे इंडो नेपाल लाइव की दूसरी खास पेशकश में आपका स्वागत है। और यहाँ से निकले हैं, किन किन गाँव का आज दौरा का क्या प्रोग्राम है? आज यहाँ से हम लोग पहले बघई पंचायत में जाएंगे, उसके बाद हम लोग पचुरवा पंचायत 2 पंचायत का भ्रमण है। यहाँ से हम लोग डोर टू डोर कार्यालय सुगोली से होते हुए और पहले बघई पंचायत से पूरा डोर टू डोर हम लोग घूमेंगे। उसके बाद पटियाला पंचायत एक दिन में 2 पंचायत का हमारा पब्लिक से जगह जगह मिलना है, इस क्षेत्र में ही खाना है, भोजन है, नाश्ता है, सारी परिश्रम वहीं पर है। पहले जनता के द्वार इस कार्यक्रम में हम नेताजी के साथ भ्रमण पर चलते हैं। कैसे उनको वहाँ की सुगौली की जनता कैसे उनको ले रही है, किस तरह उनका ऑब्जर्व कर रही है, हम इनके साथ चलते हैं क्षेत्र भ्रमण में।
सुगौली विधानसभा क्षेत्र परिभ्रमण के दौरान इंजीनियर शशि सिंह यहाँ के संबंधित हर गांव, हर पंचायत, गली मोहल्ला, कस्बाई क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। वही खास बात यह है कि इस दौरान ये अभी माधोपुर करमवा के जो मंदिर है वहाँ भी ये माथा टेक कर वहाँ भी आशीर्वाद ले रहे हैं और माता से, और यहाँ जहाँ जो धार्मिक स्थल है वहाँ सभी लोगों से आशीर्वाद लेकर के और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जनता के आशीर्वाद के साथ ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की पूजा भी लगातार इस क्षेत्र में जारी है इंजीनियर शशि सिंह के द्वारा। नेताजी चले जनता के द्वार, इस दौरान खास पेशकश में इंडो नेपाल लाइव की खास पेशकश में इंजीनियर शशि सिंह मेरे साथ हैं। आपको बता दें कि पहले ही बार मैं आपको बता चुका हूं कि मोतिहारी आवास से ये सीधे आए सुगौली अपने कार्यालय में, कार्यालय के बाद से सीधे इनके साथ इनकी पूरी लंबी कारवां जो है डायरेक्ट पहुंची गांव का भ्रमण करते हुए माधोपुर गांव में। अभी हम फिलहाल मौजूद हैं इनके साथ माधोपुर गांव में, जहां ये सैकड़ों की तादाद भीड़ ये कहने के लिए काफी है कि कहीं न कहीं ये तमाम यहाँ के पब्लिक, तमाम यहाँ की जनता नेताजी से मिलने के लिए काफी उत्सुक थी, काफी बेचैन थी, क्योंकि इस बरसात और इस झमाझम बारिश के बीच भी इतने सारे लोगों की उपस्थिति कहीं न कहीं ये बात तस्दीक करती है कि इंजीनियर शशि सिंह की ही जरूरत है इस क्षेत्र में। अब हम जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ के लोगों को आखिर क्यों शशि सिंह। अब हम इस मुद्दे पर यहीं के लोग से बात करते हैं कि आखिर शशि सिंह की जरूरत यहाँ इस विधानसभा में जरूरत क्यों है। चलिए हम चलते हैं अब जनता के पास, जानते हैं उनका मूड। इसके लिए शशि बाबू के लिए हम लोग दरबार और ताली बजा रहे हैं और शुभकामना बधाई दे रहे हैं हमारे गांव नगरवासी के तमाम हार्दिक में पास हो जाए तो उन्होंने ले जाकर मछरा उनकर बॉडीगार्ड हमारा पर कहता है सब कोई तो मुँह नहीं से बोले करोगे, बड़का बोल हो गई हम कहीं सुन वहाँ के पावर बा जैसे एवरे रुआ घूमतन रुआ पक्ष में हमने घूमतन सा आ घूमे में एकदम सही बात घूमे में ई बात नहीं कही ना। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर्वत पीपल राहुल हमने मदद करम सा बिल्कुल रउआ धन संपत्ति के कुछो का कमी नहीं है। मैंने हम जौना चीज बुझा घूमता नहीं माने जनता के भलाई रउआ तो सब कुछ भरल बा, भगवान रउआ के कथी के कमी इसलिए हम लोग छांट दिया गया है, तभी तक आज तक नहीं हुआ। जो सोलिंग हुआ है, जो भी टूटा फाटा वो विजय गुप्ते के रीजन में हुआ है। उसके बाद से हुआ था लगभग हो गया हमारा 4 में हुआ है 2004 के बाद जी। उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ है, माटी तक ले कोई माटीकरण तक नहीं हुआ है, कोई नाला ओला कुछ भी नहीं बना। ऐसा कितना गांव होगा जहां सड़क पूरी तरह से नहीं है? लगता है जो हमारे देखने से एक पंचायत में कम से कम 20 कलम ऐसा गांव होगा जो उसमें नहीं होगा। मैंने अभी भी टूटी सड़क है, टूटी सड़क है, कोई निर्माण नहीं हुआ। पंचायत की बात आप देख लीजिए, मैंने सामने है, बात थोड़ी है। पूरा बिहार बढ़ता बिहार आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये मुझे लग रहा है कि हम लोग 70 साल पहले आज भी यहाँ चल रहे हैं। आखिर वजह क्या है? वजह हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार होता है, बराबर हम लोग आगे दिखाते रहते हैं, इसलिए यही जाता है कि जो आगे होता है मेन कारण यही है। तो अब आप लोग क्या मूड बनाए हैं, क्या चाहते हैं विकास के बारे में? क्या विकास चाहते हैं? विकास पहले भी हमारे यहाँ काम किए हैं अच्छी तरह से, उनको यहाँ की जनता बहुत अच्छी तरह भली बात जानती भी है, पहचानती भी है। यही बात है, यही यानी इनके आने से आप लोग को लगता है कि पूरी तरह विकास होगा? पूरी तरह विकास का बहुत खुशी भी है, बहुत जनता की बहुत खुशी लहर, आगे की लहर भी अच्छी है हुआ यहाँ का विकास। आपको क्या लगता है ऐसे में क्या आपके बीच जो नेता हैं उनसे आपके ये विकास से लेकर तमाम सारी चीजें पूरी हो सकती है? क्या आपके अंदर की क्या ये फैसला कर रही है, उसके बारे में पूरी बात बताएं। जो आपका विकास है, बिल्कुल हम लोग विश्वास पर किसी को वोट देते हैं, लेकिन वो लोग विश्वास पर पूरा खरा नहीं करते हैं।
काम नहीं करते हैं, जिसके चलते विकास नहीं हो रहा है। नहीं तो अब क्या सोच रहे हैं? अभी तो सोच रहे हैं, अभी बदलाव होना जरूरी है। अभी शशि बाबू के बारे में हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ एक पुल बना है, बहुत अच्छा पुल बना है, उनके नेतृत्व में बना है, वो अच्छा पुल बना है। जो करमुआ के बगल में नासी में पुल है, वो अच्छा बना है, उनका काम सराहनीय है। यानी इनके काम से पूरी तरह आप संतुष्ट हैं? आप लोग को लगता है कि यहाँ की विकास को जो है पूरी तरह गति देंगे और यहाँ के विकास को तेज करेंगे, यहाँ की बदहाली को दूर करेंगे, ऐसा लगता है? बात तो विश्वास है, यह तो विश्वास है। कब से जानते हैं नेताजी को? नेताजी को तो हम इस तरह से उनसे जान पहचान तो नहीं है, लेकिन जो काम कर रहा है तो हम लोग यह सुने हैं कि शशि बाबू ने पुल बनवाया, बहुत अच्छा जो पुल बनवाए ना, तब से हम लोग खूब जान रहे हैं। वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इस गाँव का विकास नहीं चाहिए, उन लोगों का विकास नहीं चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए। तो आखिर आप लोगों ने ऐसे लोगों को वोट दिया क्यों? उसी तरह भरवा कर पैसा पर लोग वोट लेते हैं। आप ही आए हैं, आप ही 2 लाख सीटी है, आप ही को वोट मिलेगा, यहाँ का काम है। नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ की बदहाली और यहाँ की रोड है, सड़कें, जहाँ नोट है वहाँ वोट है, जहाँ नोट है वहाँ वोट है, विकास का काम नहीं है। अभी आपके सामने आए हैं इंजीनियर शशि सिंह जी, ये कैसे लगते हैं आपको? क्या आपके कैसे लगते हैं? अभी उनका विचार को हम क्या जानते हैं? हमको उनको कभी जान पहचान नहीं हुई है, नहीं उनको देखे हैं, अभी आज आए हैं। अब उनका आचरण क्या है, उनको क्या आती है, उनको बाद में नहीं पता चलेगा, आज क्या पता चलेगा? नहीं, अभी इनके सभा में आप आए हैं तो आखिर इनके सभा में आए हैं, देखते हैं कि हमारे एक नेता आकर बैठे हैं, यही नहीं देख रहे हैं। अब और चीज का क्या मालूम है हमको? हम लोग उनको विश्वास नहीं, पुल के साथ बहुत ऐसी चीजें हैं जो मूलभूत सुविधा भी आपके यहाँ अभी तक नहीं हुआ। आखिर क्यों? टूटी सड़कें, बदहाल सड़कें, जीर्ण शीर्ण अवस्था में भरे पड़े हैं। आखिर इसका वजह क्या है और क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं? इस बार क्या चेंजिंग होने की बात है? जी हाँ, चेंजिंग तो होना है। क्या चेंजिंग होगा? हम लोग ये शशि भूषण सिंह को हम लोग वोट देकर और उनको जिताएंगे। कहीं इस बात की तस्दीक कर रही है कि इंजीनियर शशि सिंह के काम से पहले भी हम लोग संतुष्ट हैं और पूरी तरह उम्मीद और विश्वास है कि यहाँ की जो मूलभूत सुविधा है वो तमाम सारी चीज़ों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम होंगे इंजीनियर शशि सिंह। तो इनके बारे में जरा सा होता है। शशि सिंह जी जो है बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं और इस क्षेत्र के बारे में खासतौर से इन 4-5 गाँवों के विकास के बारे में इन्होंने सड़क बनवाया है और हम बहुत दिनों से इस इंतजार में थे कि ये कभी इस तरह से चुनाव में हम लोगों के साथ आएँ और हम लोगों की यहाँ की जो पूरी जनता है वो हमको जितना मदद कर सकते हैं उतना करेंगे। मेड़ पर चल रहे हैं, आर पर चल रहे हैं, पैर हाथ टूटने की डर है। ये आज भी ऐसा, एक तरफ हम चंद्रमा पर घर बना रहे हैं, दूसरी तरफ ये परिकल्पना, ये बिल्कुल बेईमानी नहीं लगता? आखिर इसका वजह क्या है, अपने बारे में बताएं। देखिए, माननीय रेल मंत्री लालू यादव जब थे, है ना, तो उन्होंने चंपारण के लिए रेल के मामले में काफी विकास किया, है ना। हर शहर से जो है चंपारण को जो है जोड़ दिया। लेकिन बीजेपी की जब सरकार आई 15 में, है ना, तो 1 अक्टूबर 16 से जितने भी उन्होंने रेल का मैंने सौगात दिया था इस चंपारण को, उसको जो है ध्वस्त करने का काम किया, है ना। पहले लोग मान लीजिए 25 रुपया में आपको पटना और गोरखपुर जो है पहुंचते थे, लेकिन आज के डेट में लोग आपको 500-600 में जो है वहां पर पहुंच पाते हैं, है ना। तो पहले की ही सरकार अच्छी थी। तो अब क्या चाहते हैं आप? क्या बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव तो चाहते हैं। क्या बदलाव में क्या चाहते हैं? क्या मतलब वैसा ही कोई आवे जो कि ठीक करे। तो क्या उस फिजा में सूट बैठते हैं इंजीनियर शशि सिंह आपके नजर में? पूरी तरह विश्वास है आपको? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिलीप कुमार झा। और पूरी तरह जीर्ण शीर्ण स्थिति में यहाँ की बदहाली पूरी ये तस्दीक कर रही है कि कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ। और कहीं न कहीं इसी बात को लेकर के इंजीनियर शशि सिंह पहुंचे हैं। 3 नंबर वार्ड के सदस्य हैं शशि बाबू। जो भी हम लोग रोड विकास जो भी दिए हैं, पुल निर्माण दिए हैं, शशि बाबू दिए हैं, जिन पर हम लोग चल रहे हैं पर धर कर कदम रखकर, जो शशि बाबू का निर्माण है।
मतलब बदलाव की इस बयान में शशि बाबू बदलाव किया है, शशि बाबू बदलाव किया है। 15 साल से रामचंद्र के बीजेपी के करता विधायक रहे हैं, कोई भी बदलाव नहीं किया है। हम लोग के शशि बाबू नहीं रहे हैं, हार गए, निर्दलीय से खड़ा हुए हैं, तो शशि बाबू के विकल्प उपाय पर हम लोग चल रहे हैं। यानी कि लगातार आप लोग का 15 साल से लगातार ना पूछिए, 15 साल से पूछिए। 15 साल से शशि बाबू के रोड पर पुल पर हम लोग कदम रख रहे हैं और हमारे विधायक रामचंद्र सोनी हैं, तो कहा कुछ ही उपाय विकल्प एक मास भी नहीं दिए। नेतृत्व तो नहीं था, उसके बावजूद भी इन्होंने हम लोग शशि बाबू का मान सम्मान किए। हमारे शशि बाबू सब लोग, हम लोग गरीब से लेके किसानों की उम्मीद कह सकते हैं इंजीनियर शशि सिंह। यह बात की ज्वलंत उदाहरण है इस पंचायत और इस गांव के सबसे बड़े शिक्षाविद संभ्रांत परिवार के एक व्यक्ति से इस संबंध में हमारी बातचीत हुई कि व्यक्तिगत इंजीनियर शशि सिंह इस क्षेत्र के लिए क्या कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो यानी इन्होंने जो बताया पूरी तरह विश्वास से ये लवरेज है और ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की, यहाँ के लोगों की उम्मीद थी कि शशि सिंह जैसे शख्सियत हैं तभी यहाँ की सूरत और सीरत बदल सकती है। यानी पूरी तरह यहाँ की पब्लिक और यहाँ की जनता, शिक्षा से लेकर संभ्रांत से लेकर बुद्धिजीवी से लेकर यानी तमाम वर्ग के लोग इनके साथ दिख रहे हैं, चल रहे हैं, साथ होने का भी पूरी तरह मूड बना चुके हैं। इतना ही नहीं, नेतृत्व देने का भी ये भरोसा और विश्वास करते हैं। नेताजी आज भी इस खास परिभ्रमण के दौरान यानी 2 पंचायत के लगभग 10 गांव का आपने दौरा किया है, सुबह से लेकर रात तक। तो वहां जाने के बाद वहां किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा और किस तरह का नज़ारा और किस तरह का मंजर दिखा, क्या ऐसी वहां समस्याएं थी और आपको कैसा लगा और कैसा था सुगौली, कैसा है, कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से, अपने बारे में बताएं। आज सुबह वर्षा के कारण थोड़ा मौसम गड़बड़ाया, जिसके चलते थोड़ा हम लोग लेट से निकले, लेकिन लेट से निकलने के बावजूद भी लोगों में इतना उत्साह प्रेम था कि सभी लोग अपने अपने दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं जब गया तो सुगौली का मैक्सिमम रोड जीर्ण अवस्था में था। लोगों में एक आशा भरी किरण मेरे सामने दिखाई पड़ रहा था कि शशि बाबू आवेंगे, तो पेशा से इंजीनियर हैं और काम भी करते हैं, इसलिए उन लोगों को लग रहा है कि शशि बाबू अगर विधायक बन जाएंगे तो सुगौली की बहुत सारी समस्या, रोड, पुल, बिजली, पानी और शिक्षा, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शिक्षा का भी समस्या प्लस स्वास्थ्य का भी कोई समस्या, स्वास्थ्य कैसे लोगों का ठीक हो, कोई यहाँ इंतजाम नहीं है कि किसी प्रखंड स्तर पर डॉक्टरों का उपाय है न, खैर देहात में तो कहीं है ही नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको 15 वर्ष से लगातार विधायक रहने के बाद भी एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जगह जगह लोगों को जाने के लिए रास्ता नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, स्कूल पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। ऐसी व्यवस्था है जिसके लिए मैंने बहुत, यहाँ की जनता मुझे बहुत ही उत्साहपूर्वक और आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि शशि बाबू इस बार निश्चित रूप से विजयी होंगे और यहाँ का सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपके विधायक बनने के बाद सुगौली की सीरत एवं सूरत बदलने की आप सभी का इंडो नेपाल लाइव में मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। ये है हमारे भावी प्रत्याशी में आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर तृप्ति सिंह, जो महिला राजद प्रकोष्ठ के
प्रदेश महासचिव हैं, साथ ही पश्चिमी चंपारण के चुनाव प्रभारी, इन्होंने अपना तैयारियां शुरू कर दी हैं मोतिहारी के पूर्वी चंपारण के पिपरा विधानसभा क्षेत्र संख्या 17 में। आइए हम इस इंडो नेपाल लाइव की खास पेशकश में आज हम बात करते हैं डॉक्टर तृप्ति सिंह से कि क्या कुछ तैयारियां हैं इनकी, किन योग्यता किन आधार पर ये पिपरा विधानसभा में अपनी चुनावी समर को तैयारी कर लोगों के बीच पहुंचकर क्या कुछ प्लानिंग कर रही हैं, क्या कुछ लोगों के विश्वास पर खर्रा उतरने की बात बता रही हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर तृप्ति सिंह से। 17 में आप एक महिला उम्मीदवार के रूप में अपनी चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए आपके पास क्या ऐसी खास प्लानिंग, क्या ऐसी रणनीति आपने बनाई होगी जिस पर वहाँ के तमाम सारे महिलाओं को सशक्तिकरण में मजबूती मिल सकता है? क्या कुछ खास है इसके बारे में आप हमें नहीं बल्कि पूरे आवाम को, पूरे पिपरा विधानसभा के लोगों कैसे करेंगी उसके बारे में आप बताएं। अगर मैं वहां से जीतती हूं तो मैं पिपरा विधानसभा का विकास के लिए बहुत सारे काम करूंगी, जिसमें कि सबसे पहले पिपरा जो कि एक विधानसभा है वो प्रखंड नहीं है, सबसे पहले मैं उसे प्रखंड का दर्जा दिलाऊंगी। उसके बाद से मैं वहाँ जो भी दिव्यांग लोग हैं उन लोगों का 400 रुपया मासिक वेतन है जो कि उनको हर महीने सही टाइम पे नहीं मिलता है, और मैं अगर जीतती हूँ तो उन्हें 400 से 1600 हर महीने सही टाइम पे दूंगी, ताकि उनका जो आर्थिक व्यवस्था है वो सही से चले। किसान भाई लोग के लिए जो कि चीनी मिल से संबंधी है, चीनी मिल बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है, जिसमें कितने सारे किसानों का पैसा भी जुड़ा हुआ है और नहीं मिला है। उन सबको मैं चाहूँगी कि उनका जो भी बकाया राशि है वो भुगतान हो सके। तेतरिया जो है कि पकड़ी दयाल अनुमंडल में पड़ता है, मैं चाहूँगी कि उसको चकिया अनुमंडल में बदलने का कोशिश किया जाए और राजेपुर को भी एक प्रखंड का दर्जा मिले। महिलाओं के लिए भी मैं स्वरोजगार का व्यवस्था करूंगी, ताकि जैसे कि सिलाई हो गया, बुनाई हो गया, जो कि अपने घर में ही रह करके वो लोग काम कर सके और अपना आर्थिक जीवन व्यतीत सही से कर सके। महिलाओं को बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े, जिससे कि उनको दिक्कत होती है आने जाने में, वो सब सुविधाएं उनको घर में ही हो और उनका आर्थिक व्यवस्था हो सके। इन सब में अगर मैं जीती हूँ तो इन सब कार्यों को सही रूप से मैं करने की पुरजोर प्रयास करूँगी। लोगों की रोजगार आपसे किस तरह की उम्मीद है, जो आप रोजगार और स्वरोजगार कैसे वहाँ बेहतर दे पाएंगी वहाँ के तमाम सारे लोगों को? मैं चाहूँगी कि वहाँ के लोगों को स्वरोजगार प्राप्त हो, जैसे कि हर क्षेत्र से लोगों को जिला में आना पड़ता है स्वास्थ्य संबंधी इलाज कराने के लिए। तो मैं अगर जीतती हूँ तो वहाँ हर क्षेत्र में, हर अनुमंडल को देखते हुए वहाँ पे मैं चिकित्सा के नज़रिए से एक हॉस्पिटल बनवाऊंगी हर क्षेत्र में, और वहाँ के लोगों जो भी होंगे उनको मैं उस हॉस्पिटल में रोजगार दिलवाने का काम करूंगी। दिव्यांग लोग जो हैं जिनका इस सरकार में 400 मानदेय है, मैं चाहूंगी कि उनका जो 400 वेतन है उसे बढ़ा करके 1600 कर दिया जाए, ताकि और उसे हर महीने टाइम से दिलाए, ताकि उनका जो भी आर्थिक व्यवस्था है वो सही रूप से चले। इस सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल तो रही हैं, लेकिन लोगों तक उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लोगों तक उसका फायदा। जैसे बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, नल जल वाली योजना है, तमाम सारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, यानी गरीबों तक योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो आपके नेतृत्व में अगर सरकार बनती है या वहाँ की विधायिका बनती है तो क्या कुछ विशेष कर सकते हैं आप इनके लिए? अगर रोजगार दे, इससे भी विकास हो सकती है। और ये भ्रष्टाचार की जो सरकार है, कोई भी हो, अगर एजुकेशन रहते हुए भी लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। आपने सुना होगा हाल फिलहाल में नीतीश कुमार ने भाषण दिए हुए थे कि जो भी दलित और महादलित वर्ग के लोग हैं उनके घर की बहू बेटी जब तक विधवा नहीं होगी उनको रोजगार नहीं मिलेगा। तो ये सब भ्रष्टाचार ही है एक तरह से देखा जाए तो, कि जब तक कोई महिला विधवा न हो, उसे उस परिवार में किसी को रोजगार न मिले, ये सब
को हम सोचेंगे कि हम किसी भी तरह महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए और हर क्षेत्र में हर जाति के समानता को देखकर हम सबका विकास करेंगे। अभी तक एक भी महिला कैंडिडेट नहीं है और हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण मिला है। पंचायत लेवल पे भी 33% आरक्षण है महिलाओं को और हर पार्टी ये आश्वासन देती है कि जब भी होगा हम महिला को आरक्षण देंगे, उनको भी चुनाव लड़ने का मौका देंगे। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो कोई भी पार्टी हो इस चीज से नजरअंदाज कर देते हैं और महिलाओं को कोई भी आगे बढ़ने नहीं देता है। इन सब को देखते हुए हम चाहते हैं कि हमारी जो पार्टी है आरजेडी वो महिलाओं को आरक्षण दे और उसमें हम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि 17 पिपरा विधानसभा से हमको सीट मिले ताकि हम वहां से जीते और वहां की महिलाओं के लिए या पूरे महिलाओं के लिए हम कोशिश करें कि वो आगे बढ़े और महिला विरोधी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंके। भ्रष्टाचार बलबूते पर कोई भी कहीं भी जाए और आए, कोई तरह का उनको दिक्कत ना हो ताकि वो अपना मतलब रोजगार भी कर सके खुद से ही। इन सब को हम इन सब पर ज्यादा जोर देंगे और चाहेंगे कि महिलाओं जो भी है महिलाएं जो भी माता बहन है वो अपने बलबूते पे आगे बढ़े और अपना खुद से रोजगार कर सके। पूरे पूर्वी चंपारण में महिलाओं की उम्मीदवारी को लेकर के एक सबसे बड़ा संशय बरकरार है। तो महिला आरक्षण के साथ साथ महिला की सीटों की क्या उपलब्धता होनी चाहिए आपके पार्टी में, यह भी एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। तो महिला आरक्षण सीटिंग संबंधी इस पे अब क्या कुछ खास कहना है? दीप्ति सिंह, राजद महिला प्रकोष्ठ के महासचिव, साथ ही पश्चिमी चंपारण के जिला प्रभारी हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैंने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं। आज के जो सरकार है यहाँ पे महिला का बहुत ही विरोध हो रहा है। महिलाओं 6 से 7 बजे के बीच में घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर निकलते भी हैं तो घर के परिवार के लोगों को ये चिंता लगा रहता है कि पता नहीं मेरी जो बहू है या बेटी है या माँ है घर से बाहर गई है तो सुरक्षित घर आएगी या नहीं। इन सब को देखते हुए हमने ये सोचा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि वो खुद से ही सब चीज कर सके, किसी के ऊपर वो डिपेंड ना हो, किसी के भरोसे वो अपना जिंदगी ना बिताए, वो एकदम मतलब निडर हो करके। डॉक्टर दीप्ति सिंह आपके यहाँ विधायक बनती हैं तो कैसा फील कर रही हैं, कैसा एहसास कर रही हैं आप? क्या कुछ इनसे तमाम वो सारी चीजें पूरी हो सकती है? विकास से लेकर सुरक्षा से लेकर तमाम वो सारी चीजें आपको इस बात से कितनी सेटिस्फेक्शन है आप लोग? पहली बार पिपरा विधानसभा से महिला खड़ी हुई है तो मैं इनसे बस मैं जितने भी नौजवान हैं उनसे मैं यही चाहूँगी कि इनके लिए समर्थन करें और जितना भी आपको या किसी और को भी जितने भी प्रॉब्लम्स हो इनको बोलें और जितने भी मतलब जितने भी एजुकेशन लाइन्स में हो या जितने भी सेफ्टी हो ये इनसे हम सहयोग चाहते हैं कि ये करें। वहाँ के तमाम सारे लोगों के सुविधा से लेके स्वास्थ्य से लेके सड़क से लेके तमाम सारी चीज़ों को आप लोग बेहतर प्रदान करें। आइए जानते हैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जी से। सबसे पहले इंडो नेपाल चैनल को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। साथ ही साथ पिपरा विधानसभा क्षेत्र से जो हमारी पत्नी लड़ाई कर रही हैं, मैं वहाँ के तमाम जनता मतदाता बंधुओं को मैं नमस्कार और प्रणाम। आपने वहाँ स्वच्छ विधानसभा बनाने पे जो सवाल किया है, सबसे प्रथम वहाँ पे मेरी कोशिश होगी कि जब हमारी पत्नी वहाँ पे जाए तो वहाँ पे एक प्रत्याशी बन के नहीं जाए, वहाँ की बेटी, वहाँ की बहू बन के जाए। वहाँ क्षेत्र में ये नहीं लगे कि ये कोई भी जा सके और वहीं पे ख़त्म किया जा सके। सबसे चलते चलते लास्ट बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा ये सोच है जो कि आपके प्रदेश से लेके राष्ट्र स्तर तक ये मुद्दा उठते रहती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम, ये जातिवाद जो चलता है, इस जातिवाद को मैं पिपरा विधानसभा से
दूर करने का कोशिश करूंगा, सबको भाईचारे के बंधन में बांधने का प्रयास करूंगा। वहाँ पे कोई जाति भेदभाव नहीं हो, वहाँ पे केवल हो महिला है तो महिला है, पुरुष है तो पुरुष है, अदर कोई जात वहाँ पे नहीं है, सब एक समान है। सारे को एक समान बंधन में बांधने का मैं प्रयास करूंगा और समृद्ध और विकासशील विधानसभा बनाने का प्रयास करूंगा, जो कि आने वाले पीढ़ी भी ये याद करेंगे कि हाँ, कोई डॉक्टर तृप्ति सिंह यहाँ से आई थी, उनको हम लोगों ने सपोर्ट करके जिताया था, और ऐसे विधानसभा दी जो कि जुगों जुगों तक याद करने की काम करेगी। ऐसा मैं प्रयास करूंगा। मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा। आपके माध्यम से मैं ये घोषणा समझिए या सहयोग समझिए या चैनल के माध्यम से जो नाम देना चाहे दे सकते हैं। मेरा ये पूर्ण प्रयास रहेगा, मैं इसको धरातल पर लाने का कोशिश करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव में। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। तो चलिए आज हम हाजिर हैं आपके समक्ष बिहार की बेहद अहम खबर के साथ जो चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज की खास खबर की तरफ। खबर है कि बिहार विधानसभा की घोषणा के साथ ही बिहार में आचार संहिता हुआ लागू। वही चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है, जिसमें पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को, जिसमें जहां पे चुनाव होना है, जहां पे मताधिकार का प्रयोग होना है, वे क्षेत्र हैं भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। यहाँ पहली चरण में मतदान होना है। वही दूसरे तरफ के मतदान के तारीखों का भी हम आपको जिक्र करते हैं। दूसरे चरण की मतदान 3 नवंबर को उत्तर बिहार के जिलों में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा है। वही हम तीसरे चरण के मतदान की भी बात करते हैं, जो 7 नवंबर को होना है। उन क्षेत्रों की बात करते हैं जहां पे मतदान तीसरे फेज में होना है। वो है पटना, बक्सर, सारण, भोजपुर, नालंदा, गोपालगंज, सिवान, बोधगया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास। वही हम सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जहां तीनों चरण के मतदान होने के बावजूद भी सबसे बड़ी खबर है कि 10 नवंबर को भी 10 नवंबर का पूरा रिजल्ट भी आ जाने की पूरी संभावना बताई जाती है। लगातार आपको बिहार विधानसभा चुनाव की अपडेट हम देते रहेंगे, तो देखते रहिए इंडो नेपाल लाइव। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और लाइक, कमेंट और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबर आपके मोबाइल पर ही मिलती रहे। धन्यवाद।